दोस्तों नमस्कार। 5 साल पहले का वक्त होता तो आज की तारीख में चौथे चरण में ही हमें लगता है कि जोड़ तोड़ की किताब को बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि 231 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई और 2017 में इस 231 में से 191 सीट यानी दोहरे शतक के करीब बीजेपी पहुंच चुकी थी। लेकिन 5 साल के बाद स्थितियां क्या वाकई विकट हो चली है, क्योंकि शहरों में जहां पर बीजेपी का प्रभाव है वोटिंग कम हो रही है। ग्रामीण इलाकों में बड़ी तादाद में वोटर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। जो जगह अपनी मुद्दों की वजह से योगी के शासनकाल में समूचे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश को भी प्रभावित करती रही, वहां पर जातीय समीकरण हावी हो चली है और जातियों के आश्रय अपनी अपनी सहूलियतें और अपनी अपनी परिस्थितियों को टटोलते हुए कहीं ना कुछ एक बदलाव की सोच पैदा हो रही है। यह एक ऐसी परिस्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर चौथे चरण में नजर आई जो शायद सिर्फ चुनाव की कहानी नहीं कहती है, यह उत्तर प्रदेश की कहानी कहती है। एक ऐसी कहानी जिसमें सत्ता को लगता रहा जो जख्म दिए हैं उस पर मलहम लगा दिया है तो वोट पक्ष में ही पड़ेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष को यह लगता रहा कि जिन मुद्दों से लोग प्रभावित हैं उन मुद्दों को वह उठा रहा है तो उसके पक्ष में वोट पड़ ही जाएंगे। बिल्कुल अलग परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में इससे पहले कभी भी इतना सीधा चुनाव नहीं हुआ था। आमने सामने दो ही पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि बीएसपी और कांग्रेस की मौजूदगी है। कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ सकता है, बीएसपी का घट भी सकता है। लेकिन इन सवालों से इतर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन मुद्दों के आश्रय लगातार बीजेपी दावा कर रही है और जिन मुद्दों पर सवार होकर विपक्ष या कहें समाजवादी पार्टी या गठबंधन अपनी जीत के दावे ठोक रहा है, इन तमाम परिस्थितियों को उत्तर प्रदेश के चौथे चरण में मथना शुरू कर दीजिए। क्योंकि 59 सीट में से 51 सीट बीजेपी के पास, सिर्फ 4 सीट ही तो समाजवादी पार्टी के पास थी। लेकिन सिर्फ 4 सीट ही तो उत्तर प्रदेश के 2012 के चुनाव में बीजेपी के पास थी। यानी पूरे 180 डिग्री में परिस्थितियां ने 2012 से 2017 में अगर खड़ा कर दिया तो क्या 2022 कोई नया संदेश देने वाला है? यकीन जानिए यह गजब का चुनाव है, अद्भुत चुनाव है ये। और संदेश ना सिर्फ अलग होगा बल्कि चौंकाने वाले परिणाम की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चुनाव हौले हौले बढ़ चला है। क्योंकि आज हमारी टीम ने जो पूरे के पूरे विश्लेषण को सामने रखता है उसे हमको लगता है पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम सीटों पर आएंगे। क्योंकि 4 जिले जो 9 जिलों पर वोटिंग हुई है उनमें से 4 जिले बेहद गरीब हैं। बीजेपी को लगता रहा कि हमने लाभार्थी पैदा किए हैं तो लाभार्थी जो है उस गरीबी को ढक देगा जहां हमने अनाज दिया है, और यह दावा वो अभी भी ठोक रहा है। और जिन्हें अनाज मिला है, नून तेल मिला है, वो ये कह भी रहे हैं कि दरअसल बड़ी राहत थी। तो क्या वाकई ये जीत की दिशा में ले जाने की स्थिति को पैदा करता है? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल, 7 जिले ऐसे हैं जो बुरे तरीके से आवारा पशुओं से परेशान हैं। लेकिन इन आवारा पशुओं से परेशान बीते 5 बरस के बाद जो नई स्थिति निकल कर आई किसानों के सामने और सत्ता ने अपने पक्ष में जिन चीजों को रखा था वह भी आज वोटिंग पैटर्न में खुले तौर पर उभरा है। सबसे बड़ी बात तो यह है जो गौशालाएं खुली हैं वह नवंबर के बाद से खुलनी शुरू हुई। कुछ नवंबर में खुली, कुछ दिसंबर में, कुछ जनवरी में, और हम लोग फरवरी के महीने में संवाद कर रहे हैं। तो सोचिए इससे पहले क्या परिस्थिति रही होगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जिक्र कर दिया कि आवारा पशुओं को आने वाले वक्त में जब हमारी सत्ता होगी आप घरों में बांधेंगे क्योंकि यह कमाई का जरिया होगा, और गोबर तक पहुंच गए, तो लोगों के भीतर एक सवाल थे कि शुरुआत प्रधानमंत्री ने दंगों से की थी, फिर पलायन पे आए, वहां भी नहीं रुके, उसके बाद बुलडोजर का जिक्र शुरू हो गया और योगी आदित्यनाथ की वाहवाही शुरू हो गई। वहां से निकले तो असुरक्षा, और उस दौर में जो असुरक्षा की परिस्थिति अखिलेश यादव के दौर में थी वह भी लोगों के जहन में कहीं ना कहीं रेंगना शुरू हो गया। वहां से निकले तो आतंकवाद सामने था और उसके बाद आवारा पशु और गोबर का जिक्र था। इतना ही नहीं, इस दौर में लोगों ने यह भी देखा कि रूस और यूक्रेन के बीच की परिस्थिति में भारत कितना सुदृढ़ और सुरक्षित होना चाहिए, इसीलिए आप वोट डालिए। यानी गजब की परिस्थितियां हैं। ऐसा ढलान
शायद इससे पहले प्रधानमंत्री के भाषण में कभी नहीं आया होगा। और आज उस ढलान का एक आखिरी चरम था जब उन्होंने परिवार वालों से जिक्र किया कि आपको तो मुस्लिम लड़कियों की फिक्र ही नहीं है। अजीबोगरीब लग सकता है, लेकिन हमारी टीम ने बताया कि ये सारी बातें आज के वोटिंग पैटर्न का हिस्सा है जो लोगों के भीतर सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि शहरों में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर गजब का रिएक्शन, और इसके दायरे में लखनऊ भी आ गया। वही लखनऊ जहां से योगी आदित्यनाथ के दौर में 7 मंत्री हैं। इससे पहले कभी इतने मंत्री रहे नहीं। जब उसका एनालिसिस करने हम लोग बैठे तो पता चला कि एक उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, 3 कैबिनेट मंत्री हैं, ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, रीता बहुगुणा बनी थी, फिर वो सांसद हो गई। उसके बाद 3 ऐसे हैं जिसमें स्वाति सिंह थी, उसके बाद महेंद्र सिंह थे और मोहसिन रजा थे। ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लखनऊ का किला बचेगा या नहीं बचेगा, आज का मंत्र यही है और ग्राउंड जीरो यही है कि इतनी बड़ी तादाद में मंत्रियों को बना दिया और उस इलाके की पहचान अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रही है, लेकिन आज की तारीख में वाजपेयी का नाम लेने वाला बीजेपी में भी कोई नहीं। यह कौन सी परिस्थिति और इन परिस्थितियों का प्रभाव नीचे तक कैसे गया, इसका दूसरा असर लखीमपुर में नजर आया, जब देश के गृह राज्य मंत्री चारों तरफ अपनी फौज को लिए हुए चल रहे थे, जो कि सरकारी फौज थी और उनके हाथों में बंदूक थी। लगा ऐसे कि बंदूक के साए में लोकतंत्र को जीने के लिए देश के गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा टेनी चल पड़े हैं। कमाल की परिस्थिति है ये। और इस परिस्थिति का असल हिस्सा जो नजर आया, उसमें पहली बार युवाओं का गुस्सा भी और ब्राह्मणों का आक्रोश भी नजर आया। यादवों की खामोशी भी नजर आई। जाटव, राजभर, निषाद का अपने वोट बैंक को सहेजने की दिशा में भी चीजें नजर आई। मुस्लिम अपने तौर पर बिखरने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और जब लगातार इन आवाजों को गुंजाया जा रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में अस्पतालों की संख्या बढ़ गई, कितनी बड़ी तादाद में एयरपोर्ट बढ़ गए, सबका असर इस वोटिंग पैटर्न पर जरूर आया है जो आज वोटिंग हुई है। शायद इसीलिए आज जिन 59 सीटों का हमें लगता है जिक्र आपको करें, उससे पहले एक बात और जहन में रखिए। कद्दावर नेताओं की साख भी दांव पर है, जिसका जिक्र हमने कल भी किया था। अपने अपने तरीके से उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया इस चुनाव के वोटिंग पैटर्न में नजर आया। ना तो रायबरेली में सोनिया गांधी का जिक्र था जो टेलीविजन स्क्रीन पर आकर संबोधित कर रही थी, ना राजनाथ सिंह का जिक्र था जो लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर में घूमते हुए नजर आ रहे थे, ना ही स्मृति ईरानी का जिक्र था जो अमेठी से सांसद हैं लेकिन रायबरेली पर भी अपनी हनक दिखलाती हैं, ना ही प्रियंका गांधी का उस परिस्थिति में जिक्र था जहां वो सबको सहेज कर कांग्रेस के संगठन और उसके वोट बैंक को विस्तार देना चाहती है, ना साध्वी निरंजन देवी का फतेहपुर में जिक्र था, ना अजय मिश्र टेनी का लखीमपुर में जिक्र था, ना कौशल किशोर का मोहनलालगंज जो कि लखनऊ का इलाका वहां से सांसद है, ना उनका जिक्र था। नरेश अग्रवाल का जिक्र जरूर था जो हरदोई में थे, वहां पर उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। तो हरदोई की सीट बेटे के लिए बहुत ही सुरक्षित उन्होंने बना ली, जो ताना बाना बुना है। 2 पीढ़ियां एक साथ मैदान में है, एक प्रचार और बाकी चीजों के अपने अनुभव के साथ और बेटा मैदान में। तो नितिन अग्रवाल के लिए एक अनुकूल परिस्थिति। वहां पर समाजवादी पार्टी के अनिल वर्मा मौजूद हैं, लेकिन कुछ सवाल टक्कर की दिशा में इस सीट पर इसलिए चले गए क्योंकि कभी भी सोचा किसी ने नहीं था कि इस रूप में कभी भी अपने तौर पर नितिन अग्रवाल निकल कर आएंगे बीजेपी की सीट के साथ। ये सारे सवाल बड़े प्रभावित करने लगे। और जब नरेश अग्रवाल को लेकर सवाल उठा तो उनको बार बार समाजवादी पार्टी से जोड़ने की परिस्थिति में लोग आते, लेकिन फिर उसके बाद भटक जाते। यह परिस्थिति एक अलग है। अगला सवाल यह है कि लखनऊ को हम लोग को शुरुआत लखनऊ से आज करनी चाहिए। उसकी बड़ी वजह है क्योंकि हमने जिक्र किया 7 मंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में लखनऊ से हैं। कल की घटना ने असर डाला है। कल की घटना हुई है रीता बहुगुणा के बेटे मयंक जोशी जो है वह नजर आए अखिलेश यादव के साथ। वह खुद टिकट चाहते थे लखनऊ कैंट से। मां रीता बहुगुणा चाहती थी कि उनको अगर टिकट दे दिया जाए तो अपने सांसदी छोड़ देगी। अब आप कल्पना कीजिए कि कैसे वहां पर ब्रजेश पाठक जीतेंगे जो कि शिफ्ट किए गए, कैंट में लाए गए, ब्राह्मण वोट के नाम पर लाए गए। वहां की परिस्थितियां क्या कहती है, यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी की सत्ता हमेशा से रही है, लेकिन उसे डिगाया रीता बहुगुणा नहीं है। पहली बार उन्होंने ही हराया था बीजेपी को।
और 2017 में बीजेपी के टिकट से ही जीती और बेटे के लिए मांग रही थी, और वहां पर उन्हें नहीं मिला बल्कि एक कानून मंत्री को वहां लाकर खड़ा कर दिया गया। यहां का समीकरण बहुत साफ बताता है कि जो 1.5 लाख ब्राह्मण है यहां पर, उसके भीतर ब्रजेश पाठक और रीटा बहुगुणा में बंटने की स्थिति है। वह एक साथ नहीं है। बंटने का मतलब बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, क्योंकि यहां पर लगभग 40,000 मुस्लिम भी है, यहां पर 50,000 सिंधी पंजाबी भी है, और यहां पे लगभग 25,000 वैश्य भी है। 25,000 वैश्य तो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। लेकिन फिर अगला सवाल आता है, दलित का जो 25,000 जिनकी तादाद है वो क्या करेगा। यहां पर क्षेत्रीय और श्रीवास्तव की तादाद बड़ी कम है, तकरीबन 20,000 है, और ओबीसी यहां पर जरूर 40,000 है, जो बटा हुआ नजर आ रहा है, वह बीजेपी के साथ नहीं खड़ा है। यह खतरे की घंटी अगर लखनऊ कैंट से निकलती है तो क्या वाकई लखनऊ का किला ढह तो नहीं जाएगा, और अगर लखनऊ का किला ढहेगा तो क्या बाकी 59 सीट पर जहां पर एवरेस्ट पे मौजूद है फिलहाल बीजेपी सीटों की गिनती के लिहाज से, वह कहीं ऐसे ढलान पर तो नहीं आ गई है। यह अगला सवाल हर किसी के जहन में आ सकता है। लेकिन इन सब के साथ अगला सवाल दरअसल यह भी जुड़ा हुआ है कि जो मलिहाबाद की सीट है, जो बख्शी तालाब की सीट है, जो मोहनलालगंज की सीट है, इन जगहों पर बीजेपी आज की तारीख में अब दावा नहीं कर सकती है कि वो चुनाव जीत जाएगी। वो ये कह सकती है कि मुकाबला है, और लखनऊ के नाम पर जो परिस्थिति है उसमें पश्चिम, उत्तर, पूर्व, मध्य और कैंट, यहां की परिस्थिति भी बीजेपी के बहुत प्रतिकूल इसलिए नहीं है क्योंकि 2012 और 2017 में सबसे बड़ा अंतर इस जगह पर वोटिंग का आया था। वोटिंग की तादाद इस जगह पे 3% लगभग बढ़ गई थी 2012 से 2017 में आने में। इस बार वो कम हो गई। वह वोटर जिताने के लिए निकला था, इस बार वो वोटर निराश है क्या? उसने तय कर लिया कि वो वोटिंग कम करेगा तो उसका ध्यान नोटा पर है क्या? नोटा पे वोट नहीं डालेंगे तो, लेकिन यह पैटर्न बीजेपी के लिए खतरनाक है जो शहरी इलाकों में उभर कर आया है। और यह परिस्थिति बहुत साफ तौर पर बताती है कि खास तौर से जो समाजवादी पार्टी 2012 में, जब हम आपसे जिक्र आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2012 में जब समाजवादी पार्टी जीती थी तब बीजेपी कहीं नहीं थी, सामने मायावती खड़ी थी। इस वक्त बीजेपी और समाजवादी पार्टी अगर आमने सामने है तो मायावती साइलेंट है। साइलेंट वोटर इस बार रहना नहीं चाहता है। अजीबोगरीब परिस्थिति है। पॉलिटिकल पार्टी और उनका नेता साइलेंट है, लेकिन एक साइलेंट नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस बहुत तेजी से चीजों को रख रही है और कांग्रेस ने बहुत सेलेक्टिव वे में जिन उम्मीदवारों को खड़ा किया है, इससे एक मैसेज बहुत साफ है कांग्रेस के लिए कि उसके वोट बैंक में इजाफा हो रहा है। लेकिन वह किसी सीट पर जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, क्योंकि अगर हम रायबरेली की दिशा में भी चले जाएं तो भी एक सवाल आएगा कि रायबरेली में भी तो जो 2 सीट पिछली बार कांग्रेस जीती थी, दोनों सीटें तो इस वक्त दोनों उम्मीदवारों के साथ बीजेपी के साथ खड़ी है। तब क्या होगा? यह सवाल इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हरचंदपुर और रायबरेली की सीट अदिति सिंह और राकेश सिंह जो है, ये कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए। लेकिन यहां पर कांग्रेस की विचारधारा और बीजेपी से टकराते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का दिखना या कांग्रेस का दिखना, यह बीजेपी को जिता देगी ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को वोट बैंक बढ़ाएगी। कांग्रेस जीत नहीं पाएगी लेकिन वोट बैंक बढ़ेगा। अगला सवाल है कि अगर इन परिस्थितियों में क्या वाकई वहां पर समाजवादी पार्टी की मौजूदगी हावी हो सकती है, या कांग्रेस का वोट बैंक अगर बढ़ता है तो समाजवादी पार्टी को घाटा तो नहीं होगा। रायबरेली शायद इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, और खास तौर से ये दोनों सीटें जो हरचंदपुर और रायबरेली की है, अदिति सिंह और राकेश सिंह जो शिफ्ट हुए, इनके लिए लाभ तभी होगा जब पूरी बड़ी तादाद में कांग्रेस का वोटर खुले तौर पर कांग्रेस के साथ ही रहे। कांग्रेस के साथ से अगर वो समाजवादी पार्टी पे की तरफ झुक रहा है तो 2-3 चीजें और नजर आ रही है। कांग्रेस को जो वोट मिल रहे हैं वह बीएसपी और बीजेपी से छितरे हुए वोट मिल रहे हैं जो वहां से साथ छोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को जो वोट मिल रहे हैं वह बीएसपी से और कांग्रेस से हटने वाले वोट मिल रहे हैं, और जो बीएसपी को वोट मिल रहे हैं वह बीएसपी के वो साइलेंट वोटर भी एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे। तो ध्यान दीजिए, हमने कहीं भी बीजेपी का जिक्र नहीं किया। बीजेपी की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उसने तमाम राजनीतिक प्रयोग जो 2017 में किए वह चरम था, और वहीं से उसका वर्चस्व था, और इसीलिए वह सबसे ज्यादा सीटों पर थी जो हम आपसे जिक्र कर गए कि 231 सीटों पर वोटिंग आज की तारीख में पूरी हो गई। 191 सीट वह जीती थी,
लेकिन आज की तारीख में क्या वो सैकड़े के नजदीक है या नहीं है, यह भी एक सवाल है। इस सवालों के अंश में चौथे चरण पर दोबारा लौटिए और जरा समझने की कोशिश कीजिए, जो खास तौर से अलग अलग जिलों की सबसे महत्वपूर्ण सीट है। निधासन की सीट, यह लखीमपुर खीरी में आता है। यहां पर बीजेपी के शशांक वर्मा, जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर एमएलए के रामकुमार वर्मा के, उनके लिए खतरे की घंटी नहीं, उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। यहां पर समाजवादी पार्टी के आरएस कुशवाहा जो है, उनकी स्थिति कॉम्पिटिटिवली बहुत मजबूत है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस निधासन के इलाके में यहां पर प्रभाव जरूर है, लेकिन जिस नेता का प्रभाव है, अगर वह अपने तौर पर जो टेनी है, जब अपने तौर पर ही बंदूक के साए में वोटिंग देने जाने निकलते हैं, तो कल्पना कीजिए कि इस इलाके में कितना गुस्सा होगा और इसका असर लखीमपुर खीरी में क्या होगा। लेकिन एक नई चीज नजर आई, जितिन प्रसाद का ब्राह्मणों के भीतर प्रभाव इस टेनी से ज्यादा है, इस इलाके के भीतर में। और जितिन प्रसाद को शायद इसी सोच के साथ लाया गया कि उनके प्रभाव तले ब्राह्मण जो रूठे हुए हैं, खास तौर से योगी आदित्यनाथ को लेकर, उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन क्या उसकी भरपाई हो गई, ब्राह्मण उनके साथ आया? इसका जवाब अभी तो 10 तारीख को मिलेगा। लेकिन आज वोटिंग पैटर्न में नजर आया, कुछ हद तक सहेजने और संभालने में जितिन प्रसाद के अपने वोटर जरूर रहे, लेकिन यह जीत दिला देंगे, यह असंभव है। यह मैसेज बहुत बड़ा है। इसके बाद आइए जिक्र, हमको लगता है तुरंत हम कुछ महत्वपूर्ण सीटों का जिक्र कर रहे थे। बांदा की तिंदवारी सीट का जिक्र इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि यहां से तो समाजवादी पार्टी के हिस्से में जो बीजेपी छोड़कर आए हैं, ब्रजेश प्रजापति जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ निकल कर आए थे और इन्हीं की तस्वीर स्क्रीन पर उस दिन बार बार रेंग रही थी, इनकी स्थिति को लेकर सवाल था क्या ये जीत जाएंगे जब इन्होंने पार्टी बदल ली। महत्वपूर्ण यह है कि बांदा के इलाके के जो सवाल हैं, उन सवालों को बीजेपी समझ ही नहीं पाए और यहां पर आवारा पशुओं के बड़े जबरदस्त सवाल हैं। ये एक परिवर्तन की दिशा में, शायद विधायक महोदय ने बीजेपी में रहते हुए पढ़ लिया था इसे, और अगर वो शिफ्ट हो जाएंगे तो उनको वोट नहीं मिल रहा है बल्कि परिवर्तन की दिशा में वोट जा रहा है। यह स्थिति तिंदवारा की खुले तौर पर है। और यहां पर बीजेपी ने रामकेश निषाद को खड़ा किया था, बसपा ने जयराम सिंह को खड़ा किया था, कोई मायने रखता नहीं है। स्थिति थोड़ी बहुत साफ बांदा में साइलेंटली नजर आने लगी। रायबरेली की हमने आपको, फतेहपुर की सीट, 2 सीटों का जिक्र, बड़ा महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि यहां से जेल मंत्री जय कुमार सिंह भी अपने तौर पर बिंदगी से चुनाव लड़ रहे हैं। वह भी, उनकी भी दाव साख पर उनके सामने रामेश्वर दयाल हैं। यहां पर जेल मंत्री की स्थिति शायद विधायकों को लेकर कहीं जेल की परिस्थितियों में अपने आप को वहां का वोटर भी देख रहा है, क्योंकि बांदा का सवाल यह था कि जब आवारा पशु घूमते हैं और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम गोबर का फार्मूला लाएंगे, आवारा पशुओं का फार्मूला लाएंगे, चुन के आ जाएंगे, लोग बड़े आहत हैं इससे। प्रधानमंत्री के भाषण लिखने वाले या उनको यहां का गणित समझाने वाले नहीं समझा पाए कि चुनाव के वक्त आप उन गड़े मुर्दों को अगर उखाड़ कर मेन स्ट्रीम में ले आइएगा तो फिर वो गड़े मुर्दे अगर जख्म दे चुके हैं तो वो जख्म में ये नमक छिड़कने के समान होता है। और शायद इसीलिए ये लगातार लहर जो नजर आ रही है अंडर करंट के तौर पर, जो लगातार डायरेक्ट फाइट की दिशा में समाजवादी पार्टी को लाकर खड़ा कर चुकी है, शायद उसकी सबसे बड़ी वजह उन नमक छिड़कने की परिस्थितियां भी हैं जो अलग अलग मुद्दों के आसरे लगातार लोगों को परेशान कर रही है कि आप आते क्यों नहीं है, आपने अच्छा काम किया, हमने मान लिया, तो आप जिक्र कीजिए ना। लेकिन जैसे ही आप जिक्र करते हैं तो हमें पता नहीं क्यों अपने मुद्दों की याद आ जाती है। यह भी बात है। वहीं की एक दूसरी सीट है हुसैनगंज की, जिसमें रणविंद्र प्रताप सिंह जो कि कृषि राज्य मंत्री हैं और सामने उषा मौर्य है, इनकी स्थिति भी कृषि राज्य मंत्री है, बड़ी परेशानी वाली है। हमने एक चीज नोट की कि जो चेहरे हैं, जो पद पाए हुए चेहरे, उनके लिए इस चुनाव में बड़ी मुश्किल होने वाली है। हालांकि बीजेपी ने अपने तौर पर बहुत सारे एमएलएस को हटा दिया, टिकट काट दिया, दर्जनों नहीं वो सैकड़ों की परिस्थिति में भी आकर खड़े हो गए, लेकिन स्थिति सुधरी नहीं है। उनके प्रति राय बड़ी खराब है। दूसरी बड़ी बात है, जो नए कैंडिडेट हैं बीजेपी के जो उसने उतारे हैं, वह कॉम्पिटिटिवली उस एंटी इनकम्बेंसी को रोक पाने की स्थिति में जरूर आकर खड़े हुए हैं। लेकिन अगला सवाल यह है कि बीजेपी के भीतर का जो भीतरघात है और जो बगावती मूड है, इसको आप कैसे संभालेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें लगता है एक जिक्र जरूर करना चाहिए यहां पर पीलीभीत का, क्योंकि पीलीभीत में वरुण गांधी ने जो सवाल उठाए हैं वह खुले तौर पर बरखेड़ा और पूरनपुर में नजर आ रहे हैं। यहां से बीजेपी के लिए जीतना बड़ा मुश्किल सवाल है।
पीलीभीत में बीजेपी टक्कर देते हुए जरूर नजर आ रही है, लेकिन बीसलपुर भी अपने तौर पर उलझा हुआ है। यहां पर समाजवादी पार्टी की दिव्या गंगवार जो है मजबूत नजर आ रही है, लेकिन पीलीभीत में वरुण गांधी का असर बड़खेड़ा और पूरनपुर में खुले तौर पर नजर आया। उनके सवालों के साथ वहां का वोटर अगर अपने आप को जोड़ ले तो फिर बाकी स्थिति आती है कि जो बाकी सांसद जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, क्या उनसे वोटर खुद को नहीं जोड़ पाया? नहीं जोड़ पाया, क्योंकि पहचान जो थी, 2 ही 3 पहचान है बीजेपी की। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी है। इन दोनों से लोग जैसे ही हटते हैं तो समीकरण पर आते हैं जहां सामने अमित शाह रहते हैं। इसके अलावा बीजेपी के भीतर झांक पाने की परिस्थिति में ना तो केशव प्रसाद मौर्य को लेकर है, ना दिनेश शर्मा को लेकर है, ना ही उन मंत्रियों की फहरिस्त है जो मंत्री थे, लेकिन उनसे भी सरोकार और उनके साथ सांस्कृतिक सामाजिक परिस्थितियां भी वोटर खुद को जोड़ ही नहीं पा रहा था, या तो वह योगी को या मोदी को। और दोनों ही परिस्थितियों में अपने क्षेत्र को जब वो देख रहा है तो उसका वोटिंग पैटर्न एक झटके में बीजेपी को कहीं ना कहीं आखिरी मूवमेंट में झटका तो नहीं दे देता है। यह सवाल इस चुनाव में वोटिंग पैटर्न के दौर में लगातार नजर आ रहा है। पीलीभीत में जरूर सीधी मुकाबले की परिस्थितियां हैं, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन वो पीलीभीत एकमात्र सीट है, यह थोड़ा समझना होगा। जब हम आपसे लखीमपुर खीरी का जिक्र कर रहे थे तो हमें लगा कि कुछ सीटों का वहां पर और जिक्र करना चाहिए, क्योंकि पलिया, निधासन, गोला गोकर्णा, श्रीनगर, धौरहरा, कस्ता, मोहम्मदी और लखीमपुर, यह जो सीटें हैं इसमें खास तौर से सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि लखीमपुर पर बीजेपी के जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वह मंत्री महोदय के सबसे करीबी हैं। उनकी स्थिति भी नाजुक अगर हो रही है तो फिर आप कौन सा सवाल खड़ा करेंगे? यह लखीमपुर का एक नायाब सच है कि वहां पर ना चाहते हुए भी तिनकोनिया में जो गाड़ी चली या किसानों का मुद्दा जिस तरीके से उभरा और अपने अपने मुश्किल हालातों को लेकर कोई सड़क से परेशान, कोई बाढ़ से परेशान, कोई एमएसपी से परेशान, कोई किसानी से परेशान, कोई रोजगार से परेशान, कोई लाभार्थी की परिस्थिति कितना मलहम लगाएगी, यह शायद बीजेपी की अग्नि परीक्षा है इस चौथे चरण को लेकर। क्योंकि बीजेपी ने मान लिया कि लाभार्थी है तो वो हमें वोट देगा, लाभार्थी ने भी कहा हां हमने आपका नमक खाया है, हम आपसे हटकर नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल अगला यह था कि जो शहरी मिजाज था और जो गांव के भीतर का प्रभावी तबका था वह इन परिस्थितियों को पहली बार टटोलने लगा है कि वह खड़ा कहां पर है और उसे आने वाले 5 साल में चाहिए क्या, और क्या ऐसी परिस्थिति तो नहीं आ गई है जहां पर अगर कंटिन्यू कर दें तो फिर वह अहंकार और वह दूरी और बन जाएगी। क्योंकि अगर मंत्रिमंडल और योगी आदित्यनाथ के बीच दूरी थी और योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए लोग खड़े थे, ये सारे सवाल पता नहीं क्यों वोटरों के जहन में इस बार रेंगने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि इससे पहले भी कुछ सवाल, चाहे वो मायावती का काल रहा हो या मुलायम का काल रहा हो या फिर अखिलेश का काल रहा हो, ये सारे सवाल गूंजते थे, लेकिन वो हर वक्त त्रिकोणीय मुकाबले में चले जाते थे। क्योंकि 1995 के बाद समाजवादी पार्टी और बीएसपी आमने सामने रहती थी, बाकी चीजें बढ़ती थी, बीजेपी में जाती थी, कांग्रेस में जाती थी, छोटे छोटे दलों में जाती थी। इस वक्त छोटे दलों को जो समेट लिया गया, तो जो छोटे दल समेट के बीजेपी के पास पहुंचे उन पर बीजेपी का रंग है, जो छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ पहुंचे उन पर समाजवादी पार्टी का रंग है। यानी लड़ाई मुख्यमंत्री को लेकर शुरू हो गई है। आधी से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो गई और परिस्थिति नाजुक इसलिए है क्योंकि बीजेपी अपने तौर पर, हमने बताया आपको कि कहां पर खड़ी थी, हिमालय पर खड़ी थी और वहां से ढलान की प्रक्रिया शुरू होती है। सीतापुर के सिंधौली सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी के एमएलए जो रहे हुए हैं मनीष रावत और दूसरी तरफ बीएसपी के जो एमएलए थे वह निकल कर आए और हरगोविंद भार्गव जो थे वो समाजवादी पार्टी के साथ आकर खड़े हो गए। तो ये इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या ये वोटिंग पैटर्न मैटर करता है या नहीं करता है, ये देखना सिंधौली की सीट बड़ी टक्कर की हो गई है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक लिए हुए बीजेपी के सीट से और बीएसपी का वोट बैंक लिए हुए समाजवादी पार्टी से सीट से, यहां का जो वोटिंग पैटर्न है उसमें अगर किसी भी हालत में जो ओबीसी है वह अगर एक साथ एक मुश्त समाजवादी पार्टी को लगता है कि आ रहा है और बाकी छिटपुट जो अलग अलग जातियों का समीकरण है वह उनके साथ आ रहा है, तो फिर यहां पर समाजवादी पार्टी के अनुकूल परिस्थिति बन सकती है। यह खुले तौर पर नजर आया है। जो लखीमपुर सदर का हम जिक्र करते हैं, हम इसको थोड़ा सा इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि यहां पर थोड़ा सा जातीय समीकरण का मसला भी फंसा, क्योंकि योगेश वर्मा और उत्कर्ष वर्मा दोनों जो हैं कुर्मी हैं
और दूसरी तरफ कांग्रेस और बीएसपी ने ब्राह्मणों को खड़ा कर दिया। ये मोहन वाजपेयी को बीएसपी ने खड़ा किया, कांग्रेस ने रविशंकर त्रिवेदी को खड़ा कर दिया, जो 5 बार एमएलए रहे, तेज नारायण त्रिवेदी के बेटे हैं, पौत्र हैं, और नगर निगम चुनाव हार गए थे मोहन वाजपेयी। मैटर नहीं करता है, लेकिन जातीय समीकरण को लेकर लगातार यह बहस हो रही थी कि क्या लखीमपुर में यह मैटर करेगा, क्योंकि बाकी दोनों तो कुर्मी हैं, योगेश वर्मा और उत्कर्ष वर्मा दोनों रिश्तेदार भी हैं, लेकिन गृह राज्य मंत्री के चहेते योगेश वर्मा है। होना यह चाहिए कि अगर आप उनके चहेते हैं तो आपके अनुकूल परिस्थिति बननी चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया, और लखीमपुर सदर की सीट में भी कड़ी टक्कर नजर आने लगी, जातीय समीकरण में उलझने के बावजूद भी। निधासन की सीट का हमने जिक्र कर दिया, पूर्वा उन्नाव की सीट का जिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर आपके जहन में आना चाहिए कांग्रेस ने टिकट जो दिया है वो मुनव्वर राणा की बेटी को दिया है, उरूसा को टिकट दिया है, लेकिन वह चुनाव जीत नहीं पाएंगी। और महत्वपूर्ण बात है कि मुनव्वर राणा का आज वोटिंग लिस्ट में अपना नाम ही नहीं दिखाई दिया। जब उनसे पूछा गया क्यों जनाब, तो बोले अब 10 तारीख के बाद बात करेंगे, क्योंकि 10 तारीख के बाद चीजें बदल जाएंगी। वो ये कैसे कह रहे हैं उनकी बेटी चुनाव जीत पाएगी, ये इसलिए मुश्किल सवाल है क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की आमने सामने की परिस्थिति में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर एक रुझान होना चाहिए था, वो इस बार गायब हो गया है। और अगर जिताना है तो खुलकर समर्थन करना है, हराना है तो खुलकर विपक्ष के साथ जाना है, ये परिस्थितियां बन गई है। और यह परिस्थिति तीसरे चरण के बाद खासतौर से बड़ी तेजी से बनी है, और इसलिए तीसरे चरण ने बड़ा बंटाधार किया बीजेपी का, जिसका हम जिक्र करते हैं। जो चौथे चरण में उसका असर नजर आने लगा। उन्नाव सदर की सीट बीजेपी के एमएलए पंकज गुप्ता यहां से, समाजवादी पार्टी के अभिनय कुमार यहां से, बीएसपी के देवेंद्र सिंह यहां पर भी मुकाबला कांटे का हो गया। और यह कोई आसान नहीं है कि बीजेपी इस बात का जिक्र कर दे यहां पर कि वह चुनाव जीत जाएगी। हमारी टीम ने एक चीज और यहां पर निकाली है जो खासतौर से इस बात का जिक्र था कि लखनऊ कैंट का जब जिक्र कीजिएगा तो उसमें इस बात को जिक्र कर दिया कि लखनऊ कैंट में ब्रजेश पाठक, सरोजनी नगर में ईडी के राजेश्वर सिंह, इनकी हालत भी खस्ता है। इनके खिलाफ अभिषेक मिश्रा हैं। अभिषेक मिश्रा लगातार कहते हैं मैं प्रोफेसर रहा हूं, मैं पढ़ाता था, ये ईडी से आए हैं, तय आप कीजिए प्रोफेसर को चुनिएगा या पुलिस वाले को चुनिएगा। तो शायद ये शहरी मिजाज है, ईडी की मौजूदगी है। ईडी को लेकर इस देश के भीतर जितने सवाल हैं, वह सवाल कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं ये दूर की गोटी है, लेकिन इंस्टीट्यूशन अगर सत्ता के साथ मिल जाए तो वोटरों को यह मैसेज देना है, और वोटर का मैसेज देने की स्थिति में आ रहा है। तो यह एक नई परिस्थिति है, जो परिस्थिति नजर आ रही थी हमको इत्र वाले मामले को लेकर भी। वहां पर जब ये आईपीएस थे असीम अरुण, उनकी भी परिस्थिति नाजुक चल रही थी। वो टक्कर से ज्यादा नाजुक एक दूसरा शब्द होता है। तो यहां पर भी ईडी राजेश्वर सिंह के लिए कितनी अनुकूल परिस्थिति होगी यह बताने की जरूरत होनी चाहिए, लेकिन अभिषेक मिश्रा कॉम्परेटिवली ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर भी आए, जो वोटिंग की स्थिति नजर आ रही है। मोहनलालगंज में अमरेश कुमार है, सुशीला सरोज है, ये स्थिति कांटे की टक्कर वाली है। लखनऊपुर में लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन और सामने अनुराग भदौरिया है। लेकिन जो लखनऊ पूर्व है, यहां का वोटर टंडन परिवार को बड़ा मानता है, और वो विरासत में अटल बिहारी वाजपेयी को भी जोड़ लेता है, क्योंकि टंडन जी वाजपेयी के बड़े नजदीक थे। तो यहां पर आशुतोष टंडन के लिए स्थिति मजबूत दिखाई दी। ये सारी परिस्थितियां अपने तौर पर बताती है कि पहली बार उत्तर प्रदेश के भीतर में जो पूरा का पूरा वोटिंग पैटर्न है, वो चाहे फतेहपुर हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे अपने तौर पर उन जगहों की पहचान हो जो लखनऊ और शहरी मिजाज को जी रहे हैं, उस पूरी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी और बीजेपी अपने दावे के साथ खड़ी है, लेकिन वोटर एक ढलान की परिस्थिति बीजेपी के लिए खड़ी कर रहा है, और यह शायद बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो 231 सीटों पर चरण पूरा हुआ है, और इसमें से 191 सीटें अगर 2017 में बीजेपी के पास थी, इस वक्त उसकी स्थिति कहीं ना कहीं 60-40 वाली आकर खड़ी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। 5 साल पहले का वक्त होता तो आज की तारीख में चौथे चरण में ही हमें लगता है कि जोड़ तोड़ की किताब को बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि 231 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई, और 2017 में इस 231 में से 191 सीट यानी दोहरे शतक के करीब बीजेपी पहुंच चुकी थी। लेकिन 5 साल के बाद स्थितियां क्या वाकई विकट हो चली है, क्योंकि शहरों में जहां पर बीजेपी का प्रभाव है वोटिंग कम हो रही है।
ग्रामीण इलाकों में बड़ी तादाद में वोटर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। जो जगह अपनी मुद्दों की वजह से योगी के शासनकाल में समूचे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश को भी प्रभावित करती रही, वहां पर जातीय समीकरण हावी हो चली है और जातियों के आश्रय अपनी अपनी सहूलियतें और अपनी अपनी परिस्थितियों को टटोलते हुए कहीं ना कुछ एक बदलाव की सोच पैदा हो रही है। यह एक ऐसी परिस्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर चौथे चरण में नजर आई जो शायद सिर्फ चुनाव की कहानी नहीं कहती है, यह उत्तर प्रदेश की कहानी कहती है। एक ऐसी कहानी जिसमें सत्ता को लगता रहा जो जख्म दिए हैं उस पर मलहम लगा दिया है तो वोट पक्ष में ही पड़ेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष को यह लगता रहा कि जिन मुद्दों से लोग प्रभावित हैं उन मुद्दों को वह उठा रहा है तो उसके पक्ष में वोट पड़ ही जाएंगे। बिल्कुल अलग परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में इससे पहले कभी भी इतना सीधा चुनाव नहीं हुआ था। आमने सामने दो ही पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि बीएसपी और कांग्रेस की मौजूदगी है। कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ सकता है, बीएसपी का घट भी सकता है, लेकिन इन सवालों से इतर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन मुद्दों के आश्रय लगातार बीजेपी दावा कर रही है और जिन मुद्दों पर सवार होकर विपक्ष या कहें समाजवादी पार्टी या गठबंधन अपनी जीत के दावे ठोक रहा है, इन तमाम परिस्थितियों को उत्तर प्रदेश के चौथे चरण में मथना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 59 सीट में से 51 सीट बीजेपी के पास, सिर्फ 4 सीट ही तो समाजवादी पार्टी के पास थी, लेकिन सिर्फ 4 सीट ही तो उत्तर प्रदेश